हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि n स्रोत की वास्तविक आवृत्ति हो तथा n1 एवं n2 प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षित आभासी आवृत्तियां हों, जब प्रेक्षक क्रमशः स्थिर स्रोत की ओर तथा उससे दूर जा रहा हो, तो सिद्ध कीजिए कि n बराबर n1 धन n2 बटे 2। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है बच्चों डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव बच्चों, डॉपलर प्रभाव प्रकाश तरंगों में भी होता है और डॉपलर प्रभाव ध्वनि तरंगों में भी होता है। यहां पर बच्चों हम बात कर रहे होंगे ध्वनि में डॉपलर प्रभाव की। तो चलिए बच्चों, पहले तो हम समझ लेते हैं कि क्या होता है डॉपलर प्रभाव, फिर हम आएंगे प्रश्न पर। जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है और बच्चों आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव बच्चों, हम जानते हैं कि अगर n वास्तविक आवृत्ति हो, ध्वनि स्रोत के द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि तरंग की वास्तविक आवृत्ति अगर n है, और हमारे श्रोता को जो आवृत्ति आभास हो रही है अगर वो n डैश है, अर्थात n डैश अगर आभासी आवृत्ति है, तो यहां पर इन दोनों का अनुपात आभासी आवृत्ति बटे वास्तविक आवृत्ति बच्चों हो जाता है v प्लस माइनस वी ओ भागित v प्लस माइनस वी एस, जहां पर कि बच्चों वी ओ होगा श्रोता का वेग, वी एस होगा स्रोत का वेग, और बच्चों v होगा ध्वनि का वेग। और बच्चों इस सूत्र में हम प्लस यूज करेंगे कि ऋण यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे कि ऋण यूज करेंगे, ठीक है। यह बच्चों निर्भर करता है स्थितियों पर कि क्या वे एक दूसरे के पास आ रहे हैं या फिर वे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए पहले तो हम अपने प्रश्न को पढ़ते हैं बहुत ध्यानपूर्वक और फिर हम देखेंगे कि हम कौन सा सूत्र लगाएंगे। लेकिन बच्चों ये था हमारे प्रश्न का मूल अवधारणा, जिसमें हमने समझा था कि भाई क्या होता है डॉपलर प्रभाव, और ये है वास्तविक आवृत्ति, आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात v प्लस माइनस वी ओ, वी प्लस माइनस वी एस। बच्चों अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ऊपर में हमने लिखा है श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग और नीचे हमने लिखा है स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग। अर्थात आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का जो अनुपात होता है वो श्रोता के सापेक्ष ध्वनि के वेग और स्रोत के सापेक्ष ध्वनि के वेग के अनुपात के बराबर होता है। ये हम लोग सूत्र लेकर चलेंगे और इसी सूत्र से हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों प्रश्न पे आए। यदि n स्रोत की वास्तविक आवृत्ति हो तथा n1 एवं n2 प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षित आभासी आवृत्तियां हो, जब प्रेक्षक क्रमशः स्थिर स्रोत की ओर, देखिए बच्चों स्थिर स्रोत की ओर, यहां पर हमारा जो स्रोत है वो स्थिर है, उसकी ओर आ रहा है तथा उसे दूर जा रहा है, तो सिद्ध कीजिए, हमें ये सिद्ध करना है। तो चलिए बच्चों यहां पर पहले हम ले लेते हैं एक ध्वनि का स्रोत। ये हमने ले लिया एक ध्वनि का स्रोत। मान लिया कि ये जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न कर रहा है उसकी वास्तविक आवृत्ति है n, ठीक है बच्चों, वास्तविक आवृत्ति है n।
और यहां पर प्रश्नानुसार हमारा स्रोत स्थिर है और यहां पे हम ले लेंगे अपने श्रोता को। अब देखिए बच्चों, ये पास भी आ सकता है, ये दूर भी आ सकता है, दोनों स्थितियां हैं। ठीक है, हमें हमें दोनों स्थितियों का सूत्र चाहिए होगा। इसका वेग वीओ हो सकता है, वीओ वेग से पास आ रहा हो या वीओ वेग से दूर जा रहा हो। लेकिन बच्चों हमें मालूम है कि हम ध्वनि का वेग हमेशा कहां से कहां लेंगे, हमेशा स्रोत से श्रोता की ओर। चलिए मान लिया ध्वनि का वेग v है और यहां पर वास्तविक आवृत्ति n। अब बच्चों यहां दो स्थितियां हैं, एक स्थिति जब वो दूर आ रहा है, एक स्थिति जब वो दूर जा रहा है, और एक स्थिति जब वो पास आ रहा है। तो चलिए हम दोनों में नाम दे दें प्रश्नानुसार। n1 और n2 कब लेना है देख लीजिए। n1 और n2 प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षित आभासी आवृत्तियां हो जब क्रमशः स्थिर स्रोत की ओर और उससे दूर। चलिए जब पास आ रहा है तो मान लिया कि आभासी आवृत्ति है n1। ये मानने वाली बात नहीं है, ये तो प्रश्न में दिया ही है, हम इसे n1 लेंगे। जब दूर जा रहा होगा तब आभासी आवृत्ति को हम n2 लेंगे प्रश्नानुसार, n1 n2। ठीक है बच्चों, जब पास आ रहा है, जब हमारा श्रोता ध्वनि स्रोत की ओर आ रहा है, तब हमने आभासी आवृत्ति को n1 प्रश्न के हिसाब से, और जब दूर जा रहा है तो हमने आभासी आवृत्ति को n2 रखा है प्रश्न के हिसाब से। बच्चों अभी हमने सूत्र लिखा था कि आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात होता है v प्लस माइनस वी ओ भागित v प्लस माइनस वी एस। अब चूंकि बच्चों यहां पर ध्वनि स्रोत तो स्थिर है तो वी एस का मान तो शून्य हो जाएगा। लेकिन अब एक समस्या बच जाता है कि यहां पर हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। बच्चों यह निर्भर करता है कि हमारा श्रोता पास आ रहा है कि दूर जा रहा है। हमें यही तो डिसाइड करना है कि कब यहाँ पे हम प्लस लेंगे, कब यहाँ माइनस लेंगे। चलिए बच्चों हम आते हैं पहली स्थिति पर। यह है हमारा स्रोत, ये है हमारा श्रोता, ये वी ओ वेग से आ रहा है ध्वनि स्रोत की ओर, ये स्थिर है। ध्वनि का वेग सदैव किधर की ओर, श्रोता की ओर। तो बच्चों यहां पर जो n1 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो हम आभासी आवृत्ति लिखेंगे, क्योंकि हम पास आने की बात कर रहे हैं, तो n1 बराबर, ठीक है बच्चों, v और vo तो रहेगा ही, लेकिन यहां पर ओनली v रहेगा क्योंकि vs तो शून्य हो चुका है। बच्चों यहां पर देखिए आप, v और vo की दिशा, दोनों की दिशा विपरीत है। और बच्चों जब दो वेग विपरीत हों, v1 और v2, इस स्थिति में जब हम आपेक्षिक वेग निकालते हैं तो हम v1 प्लस v2 करते हैं। वही काम हम यहां भी करेंगे बच्चों। यहां पे हम लिखेंगे v प्लस vo। तो बच्चों ये हो जाएगी आभासी आवृत्ति उस स्थिति में जब हमारा श्रोता ध्वनि स्रोत की ओर आ रहा है। चलिए बच्चों अब हम दूसरी स्थिति ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरी स्थिति ले लेंगे। ये रहा हमारा श्रोता, ये रहा हम, क्षमा कीजिएगा, ये है ध्वनि का स्रोत, ये है हमारा श्रोता, और स्रोत तो स्थिर है, ध्वनि का वेग सदैव श्रोता की ओर, और अब ये दूर जा रहा है। अब हमारा श्रोता दूर जा रहा है बच्चों, तब यहाँ पे जो n2 आभासी आवृत्ति होगी। और बच्चों यहाँ पे हमने गलती करी है, जब यहाँ पे हम n1 की बात करेंगे बच्चों, n1 की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आके n गुना भी तो होगा बच्चों, यहाँ पे n गुना होगा। एक मैंने गलती कर दी थी, चलिए हम गलती सुधार लेंगे। v प्लस वी ओ, और यहाँ पर n आके गुणा हुआ है बच्चों। और वैसे यहाँ पे भी जब हम लिखेंगे n2 का मान, तो देखिए vs तो शून्य है तो नीचे केवल v मिलेगा, ऊपर हमें मिलेगा v माइनस वी ओ। यहाँ पर साफ है बच्चों, क्योंकि v और vo दोनों एक ही दिशा में है, तो जब हम आपेक्षिक वेग निकालेंगे तो हम ऋण करेंगे, एक ही दिशा के लिए हम माइनस करते हैं, और बच्चों यहाँ पर n का गुणा हो जाएगा। तो बच्चों हमने दो चीजें निकाल ली हैं। हमारे पास दो आभासी आवृत्तियां हैं। एक आभासी आवृत्ति उस स्थिति के लिए
जबकि हमारा सोटा स्रोत की ओर आ रहा है, और दूसरी आवृत्ति उस स्थिति के लिए जब हमारा सोटा स्रोत से दूर जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए कि n बराबर n1 प्लस n2 बटे 2। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम क्यों ना नंबर दे दें। मान लिया कि ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं बच्चों, फिर हमारा काम हो जाएगा। लिखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है बच्चों, तो हमारे पास है बच्चों n1, तो हम n1 प्लस n2 करेंगे। और इधर देखिए बच्चों, दाएं साइड में हमें मिला है v प्लस वी ओ बटे वी गुना n, और साथ में हमें मिला है v माइनस वी ओ बटे वी गुना n। तो चलिए लिख दें, v प्लस वी ओ बटे वी, और इसके साथ गुना है n का, प्लस v माइनस वी ओ बटे v, इसके साथ भी गुणा है n का। तो बच्चों देखिए यहां से क्या बाहर आ जाएगा, n तो बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा v प्लस वी ओ प्लस v माइनस वी ओ, और बच्चों बट्टे में हमें मिलेगा v, क्योंकि v हमने ले लिया है लघुत्तम समापवर्त, और गुणा है बच्चों किसका, n का। n कॉमन आ गया था, तो यहां से वी नॉट की कहानी खत्म हो जाएगी। तो हमें ऊपर क्या मिलेगा बच्चों, हमें ऊपर मिलने वाला है v और v, 2v बटे v गुणा n, और यहां से फिर v और v की कहानी भी खत्म हो गई, और हम प्राप्त कर रहे हैं n1 प्लस n2 का मान, n1 प्लस n2 का मान। तो बच्चों यहां से हम देख पाएंगे कि हमें n1 प्लस n2 बटे 2 बराबर मिल जाएगा n, और बच्चों हमें यही तो सिद्ध करना था। अतः बच्चों क्या हुआ, ये सिद्ध हुआ। हम लिख देंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।